is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter of periodic classification of elements. So in this session we are going to talk about question answers of our in-text exercise of NCERT. जो भाई NCERT बुक में in-text क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हैं, इस सेशन में हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट सेशन में हम जो एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start our session with the question number 1. Did Dauvergne's triad also exist in the columns of Newland's octave? Compare and find out. क्या जो Dauvergne's के ट्राइड्स थे वो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स में एग्जिस्ट करते थे? यदि थे तो उन्हें कंपेयर करना है और हमें पता लगाना है कि कौन से ऐसे ट्राइड्स थे जो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स में एग्जिस्ट करते थे. So the answer is yes. Yes, Dauvergne's triads also exist in the columns of Newland's octaves. न्यूलैंड्स के जो ऑक्टेव्स थे उनमें Dauvergne's के ट्राइड्स एग्जिस्ट करते थे. एग्जाम्पल के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उसमें अवेलेबल थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी उसमें अवेलेबल थे. और अभी ये बात तो हम सभी जानते हैं ना कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों एक ट्राइड फॉर्मेशन करते हैं. बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम भी तीनों एक ट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं. और ये सब दोनों ट्राइड्स जो हमारे Dauvergne's थे, इनके जो ट्राइड्स थे वो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स में भी अवेलेबल थे. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ Dauvergne's क्लासिफिकेशन. जो Dauvergne का क्लासिफिकेशन था उसकी लिमिटेशंस क्या थी? The law of triad is not applicable to all the elements of even the same chemical family. जो लॉ ऑफ ट्राइड्स थी वो सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल थी. इवन जो सेम केमिकल फैमिली के ट्राइड्स होते हैं, जो सेम केमिकल फैमिली होती है, उनके लिए भी हम ट्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे थे. एग्जाम्पल के लिए यदि हम हैलोजन फैमिली को लेते हैं, क्लियर, तो वहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का यदि हम ट्राइड बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, जो इफ वी कंसीडर फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज अ मेंबर ऑफ ट्राइड, तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज फ्लोरीन है और जो सेकंड मेंबर है दैट इज 18 एटॉमिक नंबर वाला दैट इज ब्रोमीन है, उन दोनों का जब हम मीन निकालेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 49.5 लमसम. दैट इज जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली 35.5 से काफी हायर होगा. तो क्या होगा, क्लियरली हम बता सकते हैं कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है उसका ट्राइड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो उसके मीन का जो आंसर है वो क्लोरीन के मास के इक्वलाइज नहीं आएगा. दिस इज द रीजन हम देख सकते हैं कि जो लॉ ऑफ ट्राइड्स थी वो सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी. इवन जो सेम केमिकल फैमिली होती है उसके मेंबर्स के लिए भी वो एप्लीकेबल नहीं थी. यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी. सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थे उनकी लिमिटेशंस क्या थी? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो Dauvergne थे उनके ट्राइड्स की लिमिटेशंस के बारे में स्टडी किया था. इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड दैट व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स. तो जो फर्स्ट लिमिटेशन थी वो थी द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मासेस. जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थी वो कुछ ही एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल थी. जैसे ही हायर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स आते थे वो फेल हो जाती थी, वहां पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो नहीं हो पाती थी. एंड ऑल्सो विद द डिस्कवरी ऑफ नोवल गैसेस, सेकेंड लिमिटेशन क्या थी, जैसे ही हमारी नोवल गैसेस की डिस्कवरी हो गई इट वॉज फाउंड दैट इट इज द 9th एलिमेंट नॉट द 8th. तो क्या पाया गया कि जो नोवल गैसेस हैं वो 9th एलिमेंट्स हैं ना कि 8th एलिमेंट. दैट शुड हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, जिनकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन की प्रॉपर्टीज से सेम होनी चाहिए. Therefore the idea of octaves was discarded. और यही रीजन था कि जो आइडिया था ऑक्टेव्स का उसे हमने डिस्कार्ड कर दिया. अब क्लियर सी बात है, जब न्यूलैंड्स ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दी थी उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे नोवल गैस प्रेजेंस नहीं थी. जब नोवल गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो हमने देखा कि नोवल गैस 9th एलिमेंट होती है, 8th नहीं होता. तो न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव रूल था वो वहां पे फेल हो गया. तो क्लियर हुआ लिमिटेशन क्या थी. फर्स्ट तो ये कि वो हायर मासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं थी और सेकंड जैसे ही नोवल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो वो नोवल गैसेस के केस में जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थी वो फेल हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज मैंडली पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूले ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट. हमें यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है KCAl Si एंड Ba. इनके हमें ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बताना है. किसकी मदद से, मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल की मदद से. मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो पोटेशियम है
उसका वो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, दैट इज उसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी, तो पोटेशियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा K2O, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। कार्बन जो है वो हमारे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ए ग्रुप में प्रेजेंट है, दैट इज उसकी वैलेंसी क्या होगी 4 होगी, तो उसका जो हमारा ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो आ जाएगा CO2। एल्यूमिनियम है, उसके जो वो है थर्ड ए ग्रुप में प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसकी ऑक्साइड क्या होगी Al2O3। सिलिकॉन फोर्थ ए ग्रुप में प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसकी ऑक्साइड हो जाएगी SiO2। बेरियम सेकंड ए ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो उसकी ऑक्साइड बननी चाहिए Ba2O2, क्योंकि उसकी जो वैलेंसी है 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा BaO। तो क्लियर हुआ, पोटेशियम की ऑक्साइड K2O, कार्बन की CO2, एल्यूमिनियम की Al2O3, सिलिकॉन की SiO2 एंड बेरियम की BaO। तो ये हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का यूज करके हमने ऑक्साइड्स के बारे में पता लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिसाइड गैलियम which other element have since discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? हमें कोई 2 एलिमेंट्स के नेम बताने हैं जो मेंडलीव ने गैप्स जहाँ पे छोड़े थे अपनी पीरियोडिक टेबल में वहां पे वो फिट हो गए एक्सेप्ट गैलियम। तो ऑब्वियसली जो मेंडलीव थे वो इतने शार्प माइंडेड साइंटिस्ट थे कि उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे अपनी पीरियोडिक टेबल में, जहाँ पे उन्होंने ये लगा कि यहाँ पे और एलिमेंट्स डिस्कवर होके उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, तो उनके लिए उन्होंने स्पेशलाइज्ड गैप छोड़ दिए थे। तो स्कैंडियम एंड जर्मेनियम वर 2 एलिमेंट्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड लेटर टू फिट इन द स्पेस लेफ्ट बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो जो स्कैंडियम था और जर्मेनियम था, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमने उन गैप्स में फिट कर दिया जो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में छोड़ दिए थे। So the next question is, what were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? जब मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कर रहे थे तो कौन सा क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया था? फर्स्ट था द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। जो मेंडलीव थे उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का वो इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में किया था, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि जब मेंडलीव ने अपनी लॉ दी थी उस टाइम में हमें एटॉमिक नंबर्स के बारे में पता नहीं था, इसीलिए उन्हें बेसिस क्या लिया था अपनी पीरियोडिक लॉ का एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एंड सेकंड था सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी है, इसके बेसिस पे भी उन्होंने अरेंजमेंट किया था। क्लियर, तो 2 क्राइटेरिया हो गए, फर्स्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, रिमेंबर एटॉमिक मासेस, एंड द सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। So the next question is, why do you think the noble gases are placed in a separate group? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो नोबल गैसेस हैं उन्हें एक सेपरेट ग्रुप में रखना चाहिए था? एक्चुअली नोबल गैसेस हैव क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्लोज शेल होता है, एंड दस दे आर अनरिएक्टिव, और इसीलिए क्या होता है वो अनरिएक्टिव होते हैं। जब वो अनरिएक्टिव होते हैं तो ऑब्वियसली हमने उन्हें एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया, क्योंकि उनकी जो ऑक्टेट्स हैं वो कंप्लीट रहती हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दिस इज द रीजन जो नोबल गैसेस हैं उन्हें हमने एक अलग से सेपरेट ग्रुप प्रोवाइड किया और उसमें हमने रख दिया। रीजन इज सिंपल दैट नोबल गैसेस हैव क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड thus they are unreactive. So the next question is, how could the Mendeleev periodic table remove various anomalies of Mendeleev periodic table? तो इसमें मैं आपको 3 एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। फर्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ आइसोटोप, सेकंड, एक्सप्लेनेशन ऑफ रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, एंड थर्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रुपिंग केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स। तो यदि मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दूं तो आप बताइए जो आइसोटोप्स होते हैं उसका क्या होता था, उनका एटॉमिक मास सेम होता था, एटॉमिक मास डिफरेंट होता था, एटॉमिक नंबर सेम रहता था। क्लियर। अभी जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसमें हमने एटॉमिक मास को बेस नहीं माना, जो अरेंजमेंट का क्राइटेरिया है उसमें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर माना है। तो जो आइसोटोप्स हैं उनको कोई वैल्यू, कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जैसे कार्बन के आइसोटोप्स हुए उनको हम कार्बन के साथ ही रख सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा, बस एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। क्लियर। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने पीरियोडिक लॉ अरेंज करी है। दिस इज द रीजन जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसमें कोई भी पोजीशन ऑफ आइसोटोप का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। सेकंड, मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ अबाउट रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स।
कुछ एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मासेस का रॉन्ग ऑर्डर हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो एटॉमिक मासेस का रॉन्ग ऑर्डर होने से हमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पे बनी है, जो एटॉमिक नंबर्स हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बनी है। ऑल्सो एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रुपिंग केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स, ये उस केस में हुआ था जहाँ पे हमारे एटॉमिक मासेस को हमने बेस माना था मेंडलीव ने, बट जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हमने एटॉमिक नंबर को अपना बेस माना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया, तो कोई भी केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग नहीं हो पाई। जो हमारी ग्रुपिंग है वो परफेक्टली और ऑन द वे हो पाई, दैट इज कोई भी केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट किसी अदर ग्रुप में नहीं आ पाया। तो क्लियर है कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो एनोमलीज थी उन्हें हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इजीली सॉल्व आउट कर दिया, ना कोई हमें पोजीशन ऑफ आइसोटोप की प्रॉब्लम हुई, ना ही कोई रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस हुआ, और ना ही कोई केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स की हमने ग्रुपिंग की हुई है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम टू एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस। कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो मैग्नीशियम की तरह सेम केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। ऑब्वियसली मैग्नीशियम की तरह बेरिलियम और कैल्शियम शो करेंगे, क्यों कि देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,2, कैल्शियम का होता है 20, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8,8,2, दैट इज दोनों ही ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। सेम यदि बेरिलियम का हम करेंगे तो उसका होता है 4 नंबर होता है, तो उसका हो जाएगा 2,2, दैट इज बेरिलियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तीनों ही हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सेम रहती हैं, क्यों, क्योंकि ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी सेम रहती है, सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबकी वैलेंस शेल्स में, दिस इज द रीजन जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सेम शो करते हैं, दिस इज द रीजन। तो टू एलिमेंट्स दैट विल शो द सेम केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम आर बेरिलियम एंड calcium, clear? So the next question is, name 3 elements that have a single electron in the outermost shells. कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो क्या हो गए लिथियम 2/1 और जो हमारा सोडियम है 2,8,1 एंड पोटेशियम 2,8,8,1। 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell, ये 3 मैंने आपको बता दिए जो 1 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। Now it's your turn, आपको फाइंड आउट करने हैं कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं दैट इज जो हमारे बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, वो सब हम इसमें लिख सकते हैं। और थर्ड है 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी आउटरमोस्ट शेल्स फिल्ड रहेंगी, तो जितने भी हमारी नोबल गैसेस हैं उनकी जो हमारी आउटरमोस्ट शेल्स हैं वो फिल्ड रहती हैं, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो यू कैन राइट इट एट योरसेल्फ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, lithium, sodium, potassium are all metals that react with water to liberate hydrogen gas. Clear? lithium, sodium, potassium सारे water के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। Is there any similarity in the atoms of these elements? इनके जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई सिमिलैरिटी है? Yes. Actually, lithium, sodium and potassium have 1 electron in their outermost shell. इनकी जो outermost shell होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, so they belong to group 1 of the periodic table. इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो क्या होगा, जब वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो हम एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,1, 2,8,1, 2,2, 2,8,8,1। ये होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहीं से आप देख सकते हो वो ग्रुप 1 में बिलोंग करते हैं, दैट इज एज आई टोल्ड यू कि ग्रुप में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सेम होती हैं। दिस इज द रीजन ये सिमिलैरिटी हो जाएगी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बीच में। दिस इज द रीजन दैट दे ऑल लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई मीन टू से व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, दैट्स आई स्लेप। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस। जो हीलियम है वो अनरिएक्टिव गैस होती है, एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। जो नियॉन है उसकी रिएक्टिविटी एक्सट्रीमली लो होती है। What if anything do their atoms have in common?
कौनों में क्या कॉमन होता है? एक्चुअली दे बोथ हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल्स। दोनों की जो आउटरमोस्ट शेल्स होती हैं वो फिल्ड रहते हैं। हीलियम हमारा डुप्लेट बनाती है और उसकी जो डुप्लेट है दैट इज फर्स्ट शेल है वो फिल्ड रहेगी। नियोन हमारा ऑक्टेट बनाती है, उसकी भी जो आउटरमोस्ट शेल है वो फिल्ड है। दोनों नोबल गैसेस हैं, यही सिमिलैरिटी है कि ये दोनों अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं। क्लियर? So the next question is, in the modern periodic table, which are the metals amongst the first 10 elements? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से मेटल्स हैं? लिथियम एंड बेरिलियम, सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं जो हमारे मेटल्स हैं, क्योंकि और सारे जो है वो नॉन मेटल्स है या फिर हमारे मेटलोइड है, जिसमें बोरोन हमारा मेटलोइड का एग्जाम्पल है। तो जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं उनमें लिथियम और बेरिलियम ही हमारे मेटल्स हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by considering their position in the periodic table, which of the following element would you expect to have maximum metallic characteristics? ये है हमारे पास Ga, Ge, As, Se, Be। आपको बताना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनमें सबसे लीस्ट हमारी मेटेलिक कैरेक्टर होगा, किसका मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो जो हमारा गैलियम है Ga, उसका मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर होगा, देन दिस जिसका हमारा लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता चला जाता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके इन-टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, उनको सॉल्व आउट कर लिया। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन, गुड लक।